ओके। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? साउंड आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा, अभी ठीक है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो बेसिकली हम जीएनएम में देख रहे थे किडनी कलेक्टिंग ट्यूबुल का सिंड्रोम, कि जब सिंड्रोम बन जाता है तब वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चेंजेस है। ठीक है। तो उसी के सिलसिले में हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जब किडनी कलेक्टिंग ट्यूबुल का सिंड्रोम स्टार्ट होता है तो हमारे जो टारगेट ऑर्गन है, जहाँ पे पैथोलॉजी है, ठीक है, या जहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंज है, वहां पे क्या चेंजेस आए। और दूसरा, उसके पैरेलल हमारे रिले सेंटर जो ब्रेन में होते हैं, जहां से उस पर्टिकुलर ऑर्गन का कंट्रोल होता है, ठीक है, एक तरह से जो कंट्रोल पैनल है उसका, वहां पे क्या चेंजेस होते हैं। दो चीजें हमें हमेशा पढ़नी है कि ब्रेन लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसी के साथ साथ हमारे ऑर्गन और टिश्यू लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि जैसे फिजिकल बॉडी पे हमने देखा था वहां पेन बढ़ जाता है, एडिमा जो होता है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। अगर कोई इनकैप्सुलेटेड ग्रोथ है तो उसको बस्ट होने का प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कल की क्लास में हमने देखा था। फिर कल ही हमने ब्रेन के केस में पढ़ा था कि ब्रेन के केस में क्या क्या होता है। ठीक है। बेसिकली होता क्या है, हम जैसे कि सेकंड लॉ में हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि जैसे ही कोई कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट होता है, सबसे पहले जो हमारा रिले सेंटर होता है, जहां पे उस साइकी का इफेक्ट आया, जहां पे हमारी साइकी गड़बड़ हुई, कॉन्फ्लिक्ट आया, हमारी साइकी गड़बड़ हुई, उस साइकी का इंप्रेशन जो होता है, फर्स्ट इंप्रेशन हमारा ब्रेन का रिले सेंटर लेता है। उस रिले सेंटर पे एक तरह से देखो, अगर कॉन्फ्लिक्ट आया तो वहां पे जो एक बर्डन आया हमारे रिले सेंटर पे, या वहां पे जो पैथोलॉजी क्रिएट हुई, अब वो पैथोलॉजी ट्रांसफर होती है पैरेलली टू द ऑर्गन। ये प्रोसेस एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं। हम समझने के लिए अलग अलग कर रहे हैं, पहले यहाँ पे पैथोलॉजी फिर ये हुआ, बट ये होता है एक साथ है कि साइकी का इफेक्ट जैसे ही हमारा रिले सेंटर पकड़ता है, फिर वो अपना इफेक्ट कहाँ शो करता है, हमारे टारगेटेड ऑर्गन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक बात को समझिए आप, कि जैसे हमने किडनी कलेक्टिव ट्यूब्यूल में पीछे क्या पढ़ा, जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट हुआ, हमारे जो किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स हैं उन्होंने प्रोलिफरेट किया। क्यों प्रोलिफरेट किया? ये रूल है कि जो भी ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम, ठीक है, ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम के ऑर्गन्स हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सेल का प्रोलिफरेशन, ये रूल है। ठीक है। तो अब जो ब्रेन थी, ये किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के टिश्यूज थे, ये हमारे ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होते हैं। तो इसलिए जैसे वहां कॉन्फ्लिक्ट आई, एक्टिवेट हुई, साइकी ने पकड़ा, साइकी ने इफेक्ट दिया है अपने सेंटर्स पे, रिले सेंटर्स पे। रिले सेंटर ने किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को भेजा वो कॉन्फ्लिक्ट। अब वहां पे सेल का प्रोलिफरेशन हुआ। प्रोलिफरेशन होके हुआ क्या, वहां पे फ्लूइड का रिटेंशन होने लगा। ठीक है। जो यूरिन का आउटपुट घट गया, फ्लूइड का रिटेंशन होगा। ठीक है। ये अभी हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल चीजें जो किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलता है। अब किडनी कलेक्टिंग सिंड्रोम के टाइम क्या होता है, जब कोई भी बॉडी में आपके बालों से लेके आपके नाखूनों, पैर के नाखूनों तक कोई भी डिजीज चल रही है, उसका हीलिंग फेज जब चल रहा हो, अगर उस समय किसी भी वजह से अगर एक्टिव अबेंडमेंट और एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेशन में आता है, तो एक तो हीलिंग फेज चल रही थी उस पर्टिकुलर डिजीज की, दूसरा इसका कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होगा, जब इसका कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज हो स्टार्ट होगा और एक डिजीज का कॉन्फ्लिक्ट हीलिंग फेज ऑलरेडी चल रहा होता है, तो वहां मर्ज हो जाती चीजें और वहां एक सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन बना लेती है, जिसको बोलते हैं किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सिंड्रोम। अब इसमें क्या हुआ, हमने पढ़ा कि जैसे हीलिंग स्टार्ट होती है, जो हीलिंग फेज दो पार्ट में कंप्लीट होता है। पोस्ट कॉन्फ्लिक्टोलाइसिस, जिसको हीलिंग जनरल शब्दों में बोला जाता है,
हीलिंग पार्ट 1 एंड हीलिंग पार्ट 2। हीलिंग पार्ट 1 में क्या होता है, एडिमा बनता है, फिर हीलिंग पार्ट 2 में क्या होता है, वहां स्कारिफिकेशन होके स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमारे कॉन्फ्लिक्ट का जो हीलिंग फेज चल रहा है उसमें फर्स्ट फेज में एडिमा बना, ठीक है। अब क्या हुआ, उधर तो एक एडिमा ऑलरेडी बना हमारे हीलिंग फेज का, दोबारा किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट होने की वजह से, मींस अबंडमेंट और एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट के एक्टिवेट होने की वजह से एक और एक्टिव फेज हुआ। और इस वाले एक्टिव फेज की खासियत क्या है कि किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के एक्टिव फेज में ही वाटर रिटेंशन हुआ। तो अब जो एडिमा बन रहा था वो तो है ही, साथ में और वाटर रिटेंशन कर रही बॉडी, इसलिए एडिमा की साइज बढ़ गई। इसलिए क्या हुआ, अब एडिमा की साइज बड़ी हो गई। अब उस एडिमा की साइज को बड़े होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। बाकी कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कि एपिलेप्टॉइड क्राइसिस क्या होता है, जो इस फिगर में हमने देख के बताया था कि जो एपिलेप्टॉइड क्राइसिस होती है ये हमारे बॉडी का सेल्फ एक्टिंग मैकेनिज्म है। ये एडिमा जब ये क्रिटिकल कंडीशन से ज्यादा बड़े होने लगता है, जब ये एडिमा खुद में एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, तो बॉडी थोड़ी देर के लिए सिंपैथिक को एक्टिवेट करती है खुद से, ठीक है, ताकि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो कि एक्सुडेशन एडिमा बना, उससे बॉडी के उसके कॉम्प्लिकेशन से बॉडी को बचाया जा सके। तो इपिलेप्टॉइड क्राइसिस थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से फिर से, यानी ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज है, फिर से थोड़ा एडिमा लॉ का फ्लूइड लॉस होता है, एडिमा जैसे कम होता है स्कारिंग फेज आ जाता है। तो ये जनरल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब हमने ब्रेन पे क्या देखा था, कल हमने ब्रेन के लेवल पे देखा था कि यहाँ पे स्वेलिंग बढ़ गई। तो अब क्या है, ब्रेन हमारा एक क्लोज कंटेनर है, एक तरह से देखा जाए क्लोज कंटेनर है। अब अगर वहां पे फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ हुआ, वहां पे एडिमा का फॉर्मेशन हुआ, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर का इंटरनल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन बनाता है, ठीक है। अगर ऑलरेडी जैसे कोई हार्ट अटैक वाले केस का हीलिंग फेज चल रहा हो, वहां पे ये और ज्यादा क्राइसिस में लेके चला जाता है बॉडी, ठीक है। तो ये हम कल की क्लास में ब्रेन लेवल पे पढ़े थे कि ब्रेन लेवल पे क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिला था। फिर हमने देखा था कि हैमर ने बताया कि हम कुछ एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते एलोपैथी के लिए। एक्चुअली जो हैमर की थ्योरी है ना, वो ना होम्योपैथी के लिए है ना एलोपैथी के लिए, वो एक जनरल थ्योरी है। तो उन्होंने एलोपैथी को ही बेस बना के ये थ्योरी दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ एलोपैथी की मेडिसिन को भी बताया है कि जैसे जब किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का सिंड्रोम बना और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बनी, तो वहां पे आप क्या मेडिसिन दोगे। तो हमने कल एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन को पढ़ा था जिसे कॉर्टिसोन बोलते हैं, जिसको हम जनरल शब्दों में स्टेरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब स्टेरॉइड्स कहाँ देना है, एक्चुअली जो स्टेरॉइड्स होता है उसका वर्किंग क्या होता है। जैसे स्टेरॉइड क्या है, एक्चुअली स्टेरॉइड एक एक्टिवेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में कॉर्टिसोन और स्टेरॉइड की एंट्री होती है, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, बॉडी को सिंपैथिक को टोनिक स्टेज में ले जाता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में लेके जाता है। अब जो हीलिंग हो रही थी जो कॉम्प्लिकेटेड थी, वहां पे एक्टिव फेज आ गया, तो अब वो एडिमा न बन के वहां पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज के सिम्टम में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत कम होते हैं। तो अब जैसे ही कॉर्टिसोन किसी को आपने दिया, बॉडी उसकी फिर से कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में चलेगी। लेकिन जितना ज्यादा लंबे टाइम तक आपने उसको स्टेरॉइड दिया, उतना स्ट्रॉन्ग हीलिंग फेज भी आएगा, क्योंकि आप दबा रहे हो बार बार, आप हीलिंग फेज को दबा के उसको एक्टिव फेज में ले जा रहे हो, एक्टिव फेज में ला रहे हो। इसलिए जो स्टेरॉइड की डिपेंडेंसी होती है वो बहुत खतरनाक हो जाती है। जब आप स्टेरॉइड छुड़वाते हो तो बहुत विग्रस सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो अब ये इन्होंने क्यों यहाँ पे बोला है, इन्होंने बोला है जब ब्रेन इडिमा इतना बढ़ जाए कि कॉम्प्लिकेटेड केस होने लगे, तो वहां पे आप कॉर्टिसोल स्टेरॉइड का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा साइटोस्टेटिक्स। ये क्या है, साइटोस्टेटिक्स क्या होते हैं, ये एक ड्रग्स हैं। साइटोस्टेटिक्स आर हाईली पॉइजनस ड्रग्स दैट इनहिबिट सेलुलर ग्रोथ।
अब क्या हुआ, ये सेलुलर ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि जो भी ऑर्गन हमारे सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम के कंट्रोल में होते हैं, उनमें एक्टिव फेज में क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो वहां से कनेक्ट करेगा। इन साइटोटिक्स स्टैटिक्स आर हाईली पॉइजनस ड्रग्स दैट इनहिबिट सेलुलर ग्रोथ इन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एम्प्लॉयड टू किल अदर सेल। एलोपैथिक में साइटोस्टैटिक्स दिया जाता है जहां पे कैंसरस सेल का ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाता है, तो उस ग्रोथ को कम करने के लिए इनको दिया जाता है। ठीक है, कीमो ड्रग्स विच आर इंक्लूड मिथोट्रेक्स। ठीक है, कीमो ड्रग्स में मिथोट्रेक्स जो होता है वो एक टाइप का साइटोस्टैटिक्स है। सीवियरली डिस्टर्ब द नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज। ये क्या कर रही है, ये डिजीज की नेचुरल कोर्स है उसको डिस्टर्ब करेगी। जहां पे एक्टिव फेज में सेल की ग्रोथ होनी चाहिए थी उसको डिस्टर्ब करेगी, सेल की ग्रोथ वहां पे नहीं होने देगी। अगर सेल की ग्रोथ नहीं होगी तो जिस पर्पस से सेल की ग्रोथ हो रही थी वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो बॉडी जैसे ही आपने इस मेडिसिन को विड्रॉ करोगे उतना और तेजी से सेल ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसलिए आप देखते हो कैंसरस पेशेंट में बार बार कीमो देने की आवश्यकता पड़ती है। Chemo treatment weaken the elasticity of the brain tissue that undergo healing, eventually atrophy of brain tissue rupture causing death। ये हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था। जब हमारा कोई भी डिजीज हैंगिंग हीलिंग में जाता है तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, ड्यूरिंग हैंगिंग हीलिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट होता है, फिर थोड़ी सी हीलिंग होती है। हीलिंग कंप्लीट होने से पहले ही फिर एक अनदर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट हो जाता है। थोड़ी सी हीलिंग हुई, फिर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव हो जाए, फिर वो हीलिंग खत्म हो गई, फिर किसी वजह से थोड़ी हीलिंग स्टार्ट हुई, फिर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज आ गया। तो ये हीलिंग बार बार हुई। तो ऐसे समझिए जैसे आपके पास इलास्टिक रबर है, आप उसे बार बार स्ट्रेच कर रहे हो फिर नॉर्मल पे छोड़ रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो फिर नॉर्मल पे छोड़ रहे हो। तो वहां पे होता क्या, एक लेवल आएगा जहां पे वो टिश्यू एक परमानेंटली या तो रिलैक्स हो जाएंगे या तो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वहां पे हमें एक पैथोलॉजी देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एट्रोफी ऑफ ब्रेन टिश्यू। ये बेसिकली रिले सेंटर की बात कर रहे हैं कि जो रिले सेंटर होगा वहां पे बार बार एडिमा बनना और एडिमा रिजॉल्व, एडिमा बना तो वहां की टिश्यू स्ट्रेच हुई, जैसे एडिमा रिजॉल्व हुआ फिर कॉन्ट्रैक्ट हुए, बार बार स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वहां की जो टिश्यू है उसने अपना नॉर्मल करेक्टर नॉर्मल नेचर को खो दिया। और वहां पे हमें कभी कभी रप्चर ऑफ टिश्यू देखने को मिलता है जो इंस्टेंट डेथ का कारण बनता है, और ब्रेन एट्रोफी देखने को। ठीक है, ये क्लियर है। ओके। Cytostatics also suppress the production of blood cell, which is devastating in the treatment of leukemia। जैसे ल्यूकेमिया है किसी को, ठीक है, वहां पे अभी साइटोस्टेटिक्स क्या कर रहे हैं, वो प्रोलिफरेशन को रोक रहे हैं। अब ऑलरेडी यहाँ ल्यूकेमिया हो रहा है, अब वहां ऑलरेडी सेल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये ऑलरेडी सेल्स को रोक रहा है। अब मैंने बोला ना पीछे किस पर्पस से बॉडी सेल बढ़ा रही है, वो पर्पस जब तक फुलफिल नहीं होगा बॉडी सेल्स को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। ठीक है, फिर लास्ट आता है हमारे पास जो ड्रग्स है वो है मॉर्फिन। अब मॉर्फिन क्या होती है, मॉर्फिन इज ए नार्कोटिक्स पेन रिलीवर, also activate ADH एंटी डाययूरेटिक्स हार्मोन्स लिमिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, इन एडिशन morphine paralyze the intestine when the effect of drugs end, person fall into state of deep vagotonia, potentially coma। अब इसका क्या मतलब है, मॉर्फिन आपने पेन रिलीव होने के लिए दिया, ठीक है, अब ये साइटोस्टेटिक्स देना है लेकिन कब देना है, जब जान पे बन जाए। ठीक है, आसानी से नहीं देना ये चीजें। उसी तरह मॉर्फिन कब देना है, जब पेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अब जब पेन की वजह से आपको लगे कि ये पेन अगर नहीं कंट्रोल किया तो आपका पेशेंट पेन से ही मर जाएगा, उस स्टेज के लिए इन्होंने रिकमेंड किया है। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं कि आप कंटिन्यूस अगर लॉन्ग टाइम पे मॉर्फिन दे रहे हो तो मॉर्फिन क्या करेगी, मॉर्फिन का दो एक्शन होता है, प्राइमरी एक्शन है सेकेंडरी।
प्राइमरी एक्शन में तो ये स्टिमुलेटिंग है, लेकिन सेकेंडरी एक्शन में ये पैरालाइज करती है चीजों को, ठीक है। तो ये हमारे इंटेस्टाइन को पैरालाइज कर देगी, जिससे हमारा जो मोशन होता है इंटेस्टाइन का वो नहीं हो पाएगा, और वहां पे आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखने को मिलेगी। आप देखोगे लॉन्ग टाइम पे जो मॉर्फिन या टोबैको च्यूइंग करते हैं, उनको जब तक वो मॉर्फिन या ये सब नहीं लेते हैं, उनकी स्टूल पास नहीं होता है। तो ये कुछ उसी तरीके से। और दूसरा, जब जैसे आपने मॉर्फिन जब हाँ एंड कर दिया, तो जैसे मैंने बोला, जितना ज्यादा आप हैंगिंग हीलिंग को हैंगिंग में लेके जाओगे, जितना ज्यादा खींचोगे, उतना ज्यादा अग्रेसिव हीलिंग सिम्टम आएगा, और वो एक पोटेंशियली कोमा की स्टेज बन जाती है, यानी रिस्क की स्टेट बन जाती है। ये तो हुई एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमको कैसे इन चीजों को मेंटेन करना, ठीक है, कि हम कैसे इन चीजों को मेंटेन करना, ठीक है। ओके, इसमें क्या है, जीएनएम प्रिवेंशन थ्रू नॉलेज। अब क्या है, हम कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, इन डिजीजों को हम कैसे प्रिवेंट करें। हमको कैसे पता चलेगा कि किडनी कलेक्टिंग सिंड्रोम पेशेंट में ऑन हुआ। अगर आपको अचानक से स्वेलिंग दिख रहा है, यूरिन रिटेंशन दिख रहा है पेशेंट में, तो उसको वेरीफाई करो कि इधर जब से आपको स्वेलिंग स्टार्ट हुई है, तब से आपने कहीं डरा तो नहीं है, किसी की डायग्नोसिस तो नहीं देखी है, किसी घर में फैमिली में किसी की मौत या किसी को इमरजेंसी में भर्ती तो नहीं करवाया। अभी आपने देखा ना कि अबंडमेंट और एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर हो रही, तो आप उस सिचुएशन को पकड़ के उस सिचुएशन पे प्रिस्क्रिप्शन करिए। ये आपका एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन होगा, उस स्टेट की प्रिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। आपकी क्रोनिक मेडिसिन तो चली रही है, लेकिन जो ये सोरा का बस्ट आउट हुआ है, ठीक है, क्रोनिक ये हो रहा है सोरा की वजह से, लेकिन ये सोरा का बस्ट आउट है बीच बीच में, ये देखने को मिलता है। जब आपका कोई क्रोनिक डिजीज से आप सही कर रहे होते हो, तो बीच बीच में कुछ एक्यूट डिजीजेज आती हैं जो इसी टाइप की होगी, इसी नेचर की होंगी, तो आपको वहां पे स्टेट की मेडिसिन देनी होगी। तो यो यही स्टेट बनाता है, यही चीजें वो स्टेट बनाती है। तो इसमें क्या क्या है, जैसे according to Hammer, in majority cases syndrome is caused by the diagnosis of, जैसे आपके पास पेशेंट आया, आपने बता दिया अरे बाप रे आपको तो क्रोनिक किडनी डिजीज होने वाली है, आपका क्रिएटिनिन लेवल हाई हो गया। ये क्या है, ये नहीं करना है, ये नेगेटिव प्रोग्नोसिस है कि आप को ये हो जाएगा, आपकी लाइफ एट रिस्क पे है। जहां भी बॉडी एट स्टेक और एट रिस्क पे होती है, वहां पे तुरंत एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट हो जाता है, और वहां पे आपको केसीटी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो ऐसे डायग्नोसिस बताने से आपको बचना है। हाँ, आपको झूठ भी नहीं बोलना, आपको बतानी है कि आपकी डिजीज इस दिशा में जा रही है, लेकिन उसको एज अ सडन नहीं बोल देना कि आपके साथ ये होने वाला है, या अगले टाइम पे अगली प्रोग्नोसिस आपकी ऐसी कुछ होगी। उसको आराम से बैठा के प्यार से समझा कि ये कंडीशन आपके साथ चल रही है। इन मेजोरिटी ऑफ केस सिंड्रोम इज काज्ड बाय डायग्नोसिस ऑफ फियर एसोसिएटेड विद डिजीज। डिजीज के साथ जो एडिशनल फियर एसोसिएट हो गया कि अब आपको ये हो जाएगा कि आपकी डिजीज ऐसी है। किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया, ठीक, किसी को ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हो गया, ल्यूकेमिया वगैरह डायग्नोस हो गया। अब उसके लिए सोचो ना, ये वही सिचुएशन है कि जो आपने फिश को पानी से बाहर निकाल दिया, अब वो तड़प रहा है कि अब मरे तब मरे, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन अगर किसी को क्रिएट हो जाए, तो वहां समझिए 110% आपका किडनी कलेक्टिंग ट्यूबुल का जो सिंड्रोम है वो उसके एक्टिवेट होने का चांस ज्यादा है। फियर एसोसिएटेड विद डिजीज एंड हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आपने किसी को हॉस्पिटलाइज कर दिया, तो आधे के लोग ऐसे ही टेंशन में मर जाते हैं, अब तो मैं गया, अब मैं वापस भी आऊंगा हॉस्पिटल से कि नहीं आऊंगा। सो रिजॉल्विंग केसीटी कॉन्फ्लिक्ट मस्ट हैव एब्सोल्यूट प्रायोरिटी। तो हैमर भी बोलते हैं कि आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्यूट स्टेट में रिजॉल्व करना ही पड़ेगा मेडिसिन देके, ठीक है। अब आगे क्या बताते हैं हैमर, द सपोर्ट and care of the family and friends. The support and care of the family and friend, reassurance to be looked environment free of fear is immeasurable therapeutic value. अब क्या है, जैसे हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम था पहले
कि फैमिली में, परिवार में कोई भी एक बीमार हो गया, पूरे रिलेटिव्स उसको देखने आते थे। इससे क्या होता है, इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अगर आप बीमार हो, आपका दोस्त आपको देखने मात्र आ गया, तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपका होप बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन था। सोचो ना, उनकी साइकोलॉजी, जिन्होंने ये ट्रेडिशन बना दिया कि कोई बीमार है तो आप उनको देखने जाओ। तो वहां पे क्या, वहां पे सपोर्ट एंड केयर मिल रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको कुछ नहीं हो। तो ये चीजें आप उनको फियर में ले जाने से बचेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज करना है, उनको रीअश्योरेंस देना है। ठीक, उनको ऐसे इन्वायरमेंट पे रखना जो फियर से मुक्त हो, जहां पे फियर नहीं हो। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, इफ कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट रिजॉल्व एट अ टाइम, डॉक्टर हैमर recommends salt bath with a salt concentration of 0.9%। ये मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इफ कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट रिजॉल्व एट अ टाइम, Dr. Hammer recommend salt bath of salt concentration of 0.9%, means 1 kg of salt in 99 liter of water। अब क्या करना है, आपको पेशेंट को बोलना है, देखो भाई, आपको अपनी ये जो एक्यूट कंडीशन आई है इसको रिजॉल्व करना है, इसको लिए आपको साल्ट बाथ लेना है। और उसमें कैसे लेना है, आप 1 kg नमक खरीदिए, करीब 100 लीटर पानी में आप उस 1 kg नमक को डालिए, और आप जैसे टब में डालिए और उसी में आप स्नान कीजिए, उसमें आप बाथ लीजिए। ये क्या करेगा, इन ऑर्डर टू एड्रेस द फिश आउट ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट। ये सारी कहानी कहां से स्टार्ट हुई, फिश आउट ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट से। ये हमारे इवोल्यूशन से ही स्टार्ट हुई है, जब पहली दफा कोई लाइफ पानी से बाहर निकल के आई थी। जब आप सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड करा देते हो, इन ऑर्डर टू एड्रेस द फिश आउट ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट ऑन स्लोली biological level by taking the organism home to the sea। अब आपने जो ये नमक का पानी मिलाया, आपने एक तरह से उसके लिए समुद्र बनाया। तो सबकॉन्शियसली आपका पेशेंट जो है, उसे लगता है कि हमारी लाइफ फिर से मैं होम में आ गया, फिर से मैं घर पे आ गया। क्यों, ये कहानी स्टार्ट हुई थी जब लाइफ वाटर से लैंड पे आई थी, फिर आपने लैंड से उसको वाटर में भेजा, जब उसको बात कराया। और बात कैसे कराया, आपने सी वाटर का लेवल लगभग लगभग बना दिया। तो उसे लगता है वो फिर से होम वाली सिचुएशन में आ गया। तो वहां पे उसके जो फियर की कॉन्फ्लिक्ट है, फिश आउट ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, वो रिजॉल्व होने में मदद मिलती है। Also isotonic salt bath balance the salt content of the blood serum which with decrease due to protein loss। और इससे दूसरा फायदा क्या होगा, एक तो साइकोलॉजिकली फ्री हो गया, जैसे आपको, आप घर पे कितना रिलैक्स करते हो, तो वैसे ही सबकॉन्शियसली जब हमारी लाइफ फॉर्म फिर से वाटर में चली जाती है, तो उसको होम का फीलिंग आता है। तो एक तो सबकॉन्शियसली, क्योंकि सभी कॉन्फ्लिक्ट जो आते हैं हमारे पास सबकॉन्शियसली आते हैं, कॉन्शियसली आते हैं तो कोई बीमारी नहीं पड़ता, कोई जानबूझ के नहीं बीमार पड़ता। तो उसी तरह जब आपने उसको वही नेचुरल कंडीशन फिर से प्रोवाइड करा दिया, तो उसको सबकॉन्शियसली क्या फील हुआ कि फिर से वो अपने ओरिजिनल लाइफ फॉर्म में चली गई। तो साइकोलॉजिकली क्या आया कि अब तो मैं ठीक हूं, अब तो मैं अपने ओरिजिनल घर में फिर से वापस आ गया। और दूसरा चीज, जो प्रोटीन लॉस हो रही थी, वहां पे आपका isotonic salt bath balance the salt content of the blood serum with decrease due to protein loss। जैसे ही प्रोटीन लॉस हुआ था, तो साल्ट का कंसंट्रेशन भी हमारे ब्लड सीरम में गड़बड़ हो गया था, जो बाथ लेने के बाद वो भी सही हो जाता है, ऐसा डॉक्टर हैमर बोलते हैं। तो आपको साल्ट बाथ को ध्यान में रखना है कि जहां पे आप स्वेलिंग नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, जहां पे किडनी कलेक्टिंग ट्यूबुल का सिंड्रोम नहीं कंट्रोल कर पाते हो, वहां पे आप पेशेंट को साल्ट बाथ के लिए आप बोल सकते हो कि आप अपना एक कंटेनर लीजिए, उसमें 1 kg वाटर साल्ट डालिए और 100 लीटर वाटर डालिए, और उसमें आप करीब 15 से 20 मिनट तक बाथ लीजिए। ठीक है, ये मैनेजमेंट हमारे लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा और क्या है, और है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होते हैं,
should diuretics should only be considered an emergency measures since there is sympathotonic property actually increase water retention while forcing urination at the same time. डाययूरेटिक्स आप सब जानते हो कि यूरिन को पास हेल्प करता है पास कराने में। अब यूरिन पास होगी तो धीरे धीरे बॉडी से जो एक्सेसिव वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है वो कम होगा तो एडिमा रिजॉल्व होगा। बट ये लॉन्ग टाइम पे क्या दिक्कत करता है कि ये बॉडी को फिर से सिंपैथिकोटोनिक स्टेज की तरफ लेके जाता है। इन एडिशन diuretics only eliminate electrolyte but not uric substance such as urea creatinine। however ये हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां पे डाययूरेटिक मस्ट चल रहा है किसी पेशेंट को तो वहां पे क्या करना है। however if diuretics are taken together with bicarbonate which is baking soda the kidney excrete uric substance in sufficient amount because sodium bicarbonate increase the glomerular filtration rate। तो हमें सिंपल क्या करना है जिसकी डायूरेटिक्स चल रही है वहां पे हमको रिकमेंड करना है कि आप खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा 1 चम्मच डेली या आधा चम्मच जो भी आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है आप उसको लीजिए। वो क्या करेगा वो आपके फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देगा जिसकी वजह से आपका यूरेट्स जो होते हैं यूरिया एंड यूरिक एसिड वो भी एक्सक्रीट होना चालू करेंगे क्रिएटिनिन एक्सक्रीट होना चालू कर देगी। डायूरेटिक्स केवल इलेक्ट्रोलाइट को ज्यादा एक्सक्रीट कर रहा है वो यूरिक सब्सटेंस को नहीं करेगा। तो उसके साथ साथ हमें उसमें बाइकार्बोनेट ऐड कर देना है। बाइकार्बोनेट ऐड करने की वजह से आपका ये भी एलिमिनेट होने लगेगा। ठीक है अब यहाँ पे एक नोट करके देते हैं हम। डॉक्टर डब्ल्यू स्मिथ डॉक्यूमेंटेड सोडियम बाइकार्बोनेट इज द सॉल्ट दैट वाज अबंडेंटली प्रेजेंट इन द प्रीमोडियल ओशियन। पहले की ओशियन में ये अबंडेंट के फॉर्म में प्रेजेंट था। while life was leaving the water environment sodium bicarbonate was absorbed bloodstream to be prepared for living surviving on life surviving on land also in human sodium bicarbonate maintain the pH level। ठीक है हमारे बॉडी का पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट की आवश्यकता होती है। तो ये कहां से आया इसकी ओरिजिन कैसी हुई ये सेम उसी तरह से हुई है जब फर्स्ट लाइफ फॉर्म आपके ओशियन से निकल के लैंड पे आई तो अपने साथ वो बाइकार्बोनेट भी लेके आई ताकि वो अपने पीएच को मेंटेन कर सके। ब्लड में था वाटर में था तो उनको पीएच कंट्रोल करने के लिए आसानी था क्योंकि वहां से ऑस्मोसिस हो जाती थी इजिली। लेकिन जब वो लैंड पे आया तो उसको पीएच भी अपना मेंटेन करना था तो सोडियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन को एज अ बफर सोल्यूशन देखा जाता है जो कि हमारे ब्लड में पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट माना जाता है। ठीक है आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होगी। दूसरा रिकमेंड करते हैं कि ड्यूरिंग सिंड्रोम एक्टिविटी आपको अपने पेशेंट में फ्लूइड का इंटेक भी करवाना बहुत सोच समझ के। ठीक है तो ये हुआ हमारा कुछ किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो कि ये चैप्टर भी समाप्त होता है। यहाँ पे एक चीज और है इसको आप नोट कर लिएगा कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिसकी आपको नामा वैल्यू पता होनी चाहिए। वो क्या है जैसे सोडियम हो गया सोडियम 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये उसकी नॉर्मल वैल्यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता ही होना चाहिए। सोडियम 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम 2.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बाइकार्बोनेट 22 टू 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। chloride up to 100 milli equivalent per liter and calcium 8.5 to 10.5 mg per dl। यहाँ पे यूनिट 10 चेंज है कैल्शियम जो है वो mg per dl में। तो ये कुछ नॉर्मल वैल्यू है जहां पे आपको इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो रहा है बॉडी में वहां ध्यान में देनी है। तो इसी के साथ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म होता है। ठीक है कल नेक्स्ट क्लास से हम
एड्रिनल मेडुला के बारे में पढ़ेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम मेडिसिन में देखते हैं, हम मेडिसिन में जीएनएम में आज बस इतना। हाँ, जीएनएम में हमने एलिमेंट फॉर्म के सारे रूब्रिक देख लिए थे, जनरल सेंसिटिविटी के, नेक्टरम्यू के। अभी हम उसके नॉर्मल सेंसिटिविटी को देखते हैं। नॉर्मल सेंसिटिविटी नहीं, एलिमेंट फॉर्म के अलावा जो जनरल सेंसिटिविटी है वो क्या क्या है, ठीक है। जैसे एक रूब्रिक आता है माइंड केयर वरीज फुल ऑफ। हमने इसी का एलिमेंट फॉर्म में भी पढ़ा था कि एलिमेंट फॉर्म क्या पढ़ा था, एक सेकंड में बताता हूँ। हाँ, ऐसे कुछ था, एलिमेंट फॉर्म केयर करके। हाँ, एलिमेंट फॉर्म केयर वरीज पढ़ा था हमने। और उसी तरह उसी के मिलता जुलता है माइंड केयर वरीज फुल ऑफ। अब एलिमेंट फॉर्म में कहा क्या हमने बताया था कि केयर करते करते उसको प्रॉब्लम आ गई, एलिमेंट आ गया। लेकिन ये है, ये जनरल नेचर है, उनका नेचर ये है कि वो बहुत ज्यादा केयर करती हैं। जैसे बूढ़ी औरतें हैं, उनका नेचर ये छोटी छोटी बात पे चिंता करने लगे, केयर से वरी उत्पन्न हो जाती है, केयर से वरी प्रोड्यूस हो जाती है। कैसे? जैसे छोटा उनका जो ग्रैंडसन है वो ट्यूशन गया, वो लेट हो गया। अब बच्चे की उनको केयर है, लेकिन अब उनको बच्चा लेट हो गया तो वहां पे उनको वरी डेवलप हो जाती, चिंता डेवलप हो जाती। अधिकतर ये फीमेल के केस में आपको कॉमन मिलता है, मेन में मिलता है बट फीमेल में ज्यादा कॉमन मिलता है कि बच्चों की चिंता ज्यादा है, ठीक है। हम कई बार ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आपको देखोगे कोई कॉन्फ्लिक्ट समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप फैमिली चार्ट बनाते हो तो आप देखते हो जब से उस पेशेंट के ग्रैंडसन की बर्थ हुआ है तब से उसको प्रॉब्लम आई है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जब से इस ग्रैंडसन का बर्थ हुआ है तब से इस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या फीलिंग आ रहा है, ये कभी बताएगी नहीं, उसको समझ ही नहीं है कि मुझसे वहां से प्रॉब्लम आ रही। ये आपको उसके चार्ट को ध्यान से देख के देखना है। जहां पे कई बार हम उठा लेते हैं ड्रीम चिल्ड्रन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या हम उठाएंगे। तो उसी सिचुएशन का ये रूब्रिक है कुछ केयर वेरी फुल ऑफ, कि छोटी छोटी बात पे मैं अपने बच्चों की ओवर, जहां पे ओवर केयर करने वाली पर्सनालिटीज होती हैं जो, तो वहां पे हमें मिलता है केयर वरी फुल ऑफ। केयर से वरी डेवलप हो जाए। तो जब इसकी मीनिंग देखते हो आप, तो इसकी मीनिंग होती कंसर्न अबाउट वेल बींग, सेफ्टी, हेल्थ और सिचुएशन। किसी सिचुएशन की, अब जैसे घर में कोई पार्टी हो गई, अब वो अच्छे से बीत जाए, उसकी वरी। अब वहां पे क्या है, वहां पे कंसर्न है, ठीक है। वहां पे सेफ्टी, बच्चे की सेफ्टी जैसे हमने बताया, ठीक है। हेल्थ, बच्चों की हेल्थ न बिगड़ जाए। छोटी छोटी बातों पे केयर करना, चिंता करना, ये क्या है, केयर वरी फुल ऑफ, ठीक है। जैसे माँ बेटी की केयर करती है। ओल्ड ओल्ड एज में ये रूब्रिक बहुत ही कॉमन मिलेगा आपको। ओल्ड एज पेशेंट में ये चीज आपको वेरीफाई करना ही करना है, ठीक है। बट आपको ध्यान में रखना है, किसी एक के लिए अगर है तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और जनरलाइज वे में पूरे फैमिली के लिए केयर आपको देखने को मिलेगा। इसी के बाद अब हमारे पास आता है अगला रूब्रिक, कंपनी अग्रवेशन, ठीक है। कंपनी से अग्रवेशन, कंपनी से चिड़चिड़ापन बढ़ जा रहा है, कंपनी से उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ जा रहा है, कंपनी से यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है जब वो कंपनी में है। कंपनी अग्रवेशन, प्रॉब्लम बढ़ रही है। कंपनी एवर्जन, कंपनी पसंद नहीं। दो चीजें, कंपनी अग्रवेशन है, दोनों नेट्रम म्यू में है। कंपनी एवर्जन, नेट्रम म्यूर को कंपनी भी नहीं पसंद है, और कंपनी होने की वजह से उसकी प्रॉब्लम भी बढ़ जा रही। क्यों? क्योंकि ये हाईली इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज है, तो लोगों के बीच में इनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और ये जो अनकंफर्टेबल फील है ये अग्रवेशन है। और ये अवर्जन क्या है, उनको नापसंद है, उनको लोगों के बीच में रहना नापसंद है। तो ये है कंपनी अवर्जन। दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है
कि आपको लोग जहां होते हैं वहां अनकंफर्टेबल फील होता है या लोगों के बीच रहना पसंद ही नहीं है। ठीक है, हालांकि नेक्टर म्यूर में दोनों चीजें हैं। ठीक है, इसी के सिमिलर आपको देखने को मिलेगा सिंपैथी, कंसोलेशन, अग्रवेशन। ठीक है, नेक्टर म्यूर के टॉप ग्रेड के रूब्रिक है कि इनको कोई कंसोल करे, इनको कोई सिंपैथी दे, ये इनको गंवारा नहीं, ये इनको पसंद नहीं। ठीक है, स्पोकन बीइंग एवर्जन, ये ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, ज्यादा बोलने से भी इनकी कंप्लेन बढ़ जाती है। ठीक है, ये हालांकि ये एक्यूट केस के में बहुत ज्यादा काम आता है कि मेरा बोलने का मन नहीं हो रहा है, जहां पे हम अधिकतर उठा लेते हैं डिस्टर्ब आवर्स ऑफ बीइंग। जब एक्यूट स्टेज में पेशेंट बोले मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा, बोलने से मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, मैं नहीं बात करना चाह रहा, तो वो डिस्टर्ब एवर्ज है। दूसरा कि पेशेंट नहीं चाह रहा उसे कोई डिस्टर्ब करे या डिस्टर्ब से एवर्ज हो रहा है। दूसरा स्पोकन बीइंग एवर्जन, मैं बात नहीं करना चाह रहा है, तुम बात करो मैं सुन लूंगा लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, ये एक्यूट की कंडीशन स्पोकन बीइंग एवर्जन, सॉरी स्पोकन बीइंग अग्रवेशन। टॉकिंग अग्रवेशन, बात करना नहीं, एक तो बिल्कुल बोलना ही नहीं पसंद करना, एक बातचीत करना नहीं पसंद हो रहा है, बातचीत करने से एग्रवेट हो रहा है। दूसरा दो चीजें, स्पोकन एंड टॉकिंग अग्रवेशन, टॉकिंग में बातचीत करने से एग्रवेट हो रही सिम्टम, स्पोकन में जरा सा भी नहीं बोल पा रहा है, थोड़ा सा भी बोल रहा है उसको अग्रवेट हो रहा है। ये एक्यूट स्टेज में आपको मिलता है, जैसे फीवर के स्टेज में या पेन की स्टेज में ये चीजें आपको बड़ी कॉमन देखने को मिलती है। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये पूरा रूब्रिक है। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ, वांट ऑफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वांट ऑफ का मतलब होता है, लैक ऑफ, दो चीजें यहाँ पे, वांट ऑफ एंड लैक ऑफ। वांट ऑफ का मतलब है कम है और की जरूरत है, लैक ऑफ है ही नहीं, चाहिए। एक में थोड़ा बहुत है, वांट ऑफ में है लेकिन चाहिए, जैसे साइलिशिया में, साइलिशिया में कॉन्फिडेंस है लेकिन और चाहिए। नेट्रम्यूर में दोनों में है, लैक ऑफ में भी पड़ी है, वांट ऑफ में भी पड़ी है। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ, वांट ऑफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस है भी नहीं और थोड़ा बहुत है तो और चाहिए, दोनों में नेट्रम्यूर पड़ी है। हालांकि ये एक ही रूब्रिक है, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ, वांट ऑफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमारे कंप्लीट डायनेमिक्स की रिपर्टरी की, सॉरी कंप्लीट कर रहा हूं मैं, रडार की रूब्रिक्स है, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ, वांट ऑफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबको पता है कि मुझे खुद पे आत्मविश्वास ही नहीं कि मैं सामने से बात कर पाऊं, किसी अननोन से बात कर पाऊं, स्पेशली अगर लड़का है तो किसी लड़की से बात कर पाए या लड़की है किसी लड़के से बात कर पाए, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी स्टेज पे बोल पाऊं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे हम ये रूब्रिक के बारे में सोचते हैं। इसी में आता है एक्सप्रेस ऑन सेल्फ डिफिकल्ट, नेट्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। नेट्टम खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, अब इसका क्या मतलब, खुद क्या फील कर रहा है वो नहीं बताएगा। नेट्टम जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे नॉर्मल में, अगर नेट्टम पर्सनालिटी का लड़का है, अगर उसे लड़की पसंद आ गई तो कभी नहीं बोलेगा, बस उस हाँ, बट उसको देखता रहेगा बट बोलेगा कभी नहीं। क्यों? कि उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना आता ही नहीं, उसको डिफिकल्टी होती है, एक्सप्रेस ऑन सेल्फ डिफिकल्ट। ठीक है, वो बोल ही नहीं पाएगा, इतना इंट्रोवर्ट है। फैंटेसी में जाएगा, उसके साथ रहना, घूमना फिरना, इवन उसके साथ शादी भी सोच लेगा, शादी का सोच के वो मन ही मन अपनी फैंटेसी पूरा करेगा, लेकिन उस लड़की से हिम्मत नहीं होगा को जाके बात करे। सेम अपोजिट में लड़की के साथ भी यही होता है, वो लड़के से बोलेगी नहीं बट उसके साथ पूरी फैंटेसी में रहेगी। ये नेट्टम है, बट ये चीजें लोग बताते नहीं है, आपको पूछना पड़ेगा और प्राइवेटली पूछना पड़ेगा कि आप बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो क्या। अब एक्चुअली ये थोड़े बहुत ना डिस्पोजिशन के, जैसे उस दिन बहुत बता रहे थे कुछ लोग अगर क्लास में हो, तो ये डिस्पोजिशन टाइप के रूप में, क्योंकि नेट्टम में डिस्पोज ही है कि वो डिफिकल्ट है खुद को बताने में, एक्सप्रेस ऑन सेल्फ डिफिकल्ट, खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। इवन चलो ये तो एक कंडीशन में बता रहा, अगर जैसे कोई बच्चा भी है, उसको भी अगर देख के उसको लव एराइज हो रहा है अंदर से, तो भी वो शो नहीं कर पाएगा। किसी को थैंक बोलना है तो भी नहीं बोल पाएगा, उसको बोलना ही डिफिकल्ट है, खुद को एक्सप्रेस करना ही डिफिकल्ट है। इसी वजह से ये एंगर भी सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग को भी दबाते हैं। ठीक है, इसीलिए नेट्टम की लाइन बोली जाती है, इमोशनल वनरेबिलिटी, इमोशनली वनरेबल होते हैं नेट्टम। ठीक है, तो ये थोड़े
किसके रूब्रिक है? डिस्पोजिशन टाइप के रूब्रिक है कि ऐसा डिस्पोज ही हो गया हो। ठीक है, आई थिंक ये चीजें समझ में आते हैं। तो अभी टाइम गवाह नहीं दे रहा है आगे के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई चीज ना समझ में आए वो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। थैंक यू।